हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे सॉइल साइंस का। हम लोग क्या करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे। जितना भी हम लोगों ने आपके पूरे सेमेस्टर में आपका पूरा जितना भी सिलेबस है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा कम करके जितना आपके लिए सफिशियंट होगा, कल आपके पेपर के लिए जितना भी आपके लिए सफिशियंट होगा उसे हम इस पीडीएफ के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो कल पेपर होने वाला है वह जो है आपको बहुत ही उसमें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो टाइटल है वह है आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल। ठीक है, जिसमें आपकी एल्कली सॉइल, सैलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल एंड वेस्टलैंड और एरोडेड सॉइल के बारे में आपको पढ़ना था। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एरोडेड सॉइल में वाटर इरोजन और आपका एसिडिक सॉइल, सैलाइन सॉइल और अल्कली सॉइल से पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले एसिडिक सॉइल यानी कि अम्लीय मृदा के बारे में। किसके बारे में? अम्लीय मृदा के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, जिनका पीएच मान 7 से कम, जिनका पीएच मान 7 से कम तथा एचाइंस तथा एल्यूमिनियम आयंस की अधिकता पाई जाती है तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व की कमी पाई जाती है, अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। यानी कि वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, उन मृदाओं में एचाइन और एल्यूमिनियम आयन की अधिकता पाई जाती हो, एल्यूमिनियम आयन की अधिकता पाई जाती हो तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व की कमी पाई जाती हो, अम्लीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। ये तो हमारी सामान्य भाषा की बात हो गई। अब देखिए 1970 में अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 1970 में अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, देखिए ये जो है हमने आपको पिछले वीडियोस में जहाँ पे हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की हुई है उन वहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, देखना चाहता है तो प्लीज़ उनने जा कर के देख ले, बिकॉज अभी बहुत टाइम है, आपकी पूरी रात पड़ी हुई है, आपका 12 बजे से पेपर होना है। देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक है, तो और यही मैटर है, थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो यदि वो नहीं देखा है तो इसे एक बार देख लें, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, गारंटी है। ठीक है, देखिए 1970 में अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 1:1 यानी कि जल, 1:जल, 1 भाग जल और 1 भाग मृदा, निलंबन का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो अम्लीय मृदा कहलाती है। यानी कि हम क्या करें, 1 भाग जल लें और 1 भाग मृदा लें और उसका हम सस्पेंशन करें। निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन। अब बोले सस्पेंशन क्या होता है? मतलब ऐसा हम उसमें मिलाएं, जैसे हम किसी पानी में या मृदा को मिलाएंगे तो यह पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं। और जब मृदा के कण पूर्ण रूप से घुलेंगे नहीं तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम निलंबन कह देते हैं। देखिए, एक होता है सस्पेंशन, दूसरा होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि विलयन और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे पूर्ण रूप से घुल जाता है तो उसे हम सॉल्यूशन कह देते हैं। लेकिन जब उसमें किसी पार्टिकल्स किसी भी अ, अणु, जैसे उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वह जब घुलते नहीं हैं तो उसे हम निलंबन कह देते हैं। जैसे चौक होती है, चाक जो होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको यदि हम पानी में डालते हैं तो उसके अणु भी उसमें तैरते रहते हैं। इसी प्रकार मिट्टी के भी अणु उसी में तैरते रहते हैं, तो उसे हम निलंबन कह देते हैं। तो जो निलंबन बन करके तैयार होगा उसका पीएच मान है यदि 5.5 से कम होता है तो ऐसी मृदा आपकी अम्लीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जांच करते हैं पीएच स्केल के द्वारा, पीएच इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा और बाई लिटमस पेपर के द्वारा। लिटमस पेपर के द्वारा भी हम कर लेते हैं, पीएच इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा भी कर लेते हैं और पीएच स्केल के द्वारा भी कर लेते हैं। पीएच स्केल यानी कि 1 से 14 तक खाने बने होते हैं, पूछा भी जाता है, 1 से 14 तक खाने बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए अकरेंस मतलब ये कहाँ पाई जाती हैं, तो यह नम क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर नमी होगी, नम क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं पूर्वोत्तर भागों में, जैसे केरल, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में पाई जाती है। उत्तरांचल की पर्वतीय एवं पहाड़ी मृदाएं भी अम्लीय होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखिए अम्लता के बारे में पूछ लिया जाता है कि लगभग आपकी जैसे अम्लता मान लीजिए 6.5 से, किसी मृदा की
एसिडिटी 6.5 से 6 है तो वह अम्लता होगी कैसी, अल्प अम्लता होगी। 6 से 5.5 है तो वह मध्य अम्लता होगी। 5.5 से 5 है तो वह प्रबल अम्लता होगी। और 5 से 4.5 है तो वह अति प्रबल अम्लता होगी। और 4.5 से भी यदि कम है तो वह अत्यधिक प्रबल अम्लता होगी। ठीक है, तो इसे आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, अम्लीय मृदा बनने के कारण, अम्लीय मृदा बनने के कारण में नंबर 1 पेरेंट मटेरियल होता है। दूसरा आपका क्षार तत्वों का क्षीण होना। जैसे क्षार तत्व होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, इसका जब क्षीण हो जाता है यानी कि कमी हो जाती है तो फिर अम्लीय मृदा बनने लगती है। ठीक है, यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर, लगातार हम लंबे समय से हम एसिडिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि अम्लीय उर्वरकों का हम प्रयोग करते रहेंगे तो जो है मृदाएं कैसी हो जाती हैं, मृदाएं जो है आपकी एसिडिक हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल, यह भी डिपेंड करता है कि हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है। ठीक है, दूसरा 5वां आपका अगला है एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मृदा में पाए जाने वाले जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि स्वच्छ सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वह, और उनका भी इस पर जो है प्रभाव पड़ता है। और दूसरा आपका एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा में सीधा सीधा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3 की डायरेक्टली वर्षा होती है। जब इनकी वर्षा होगी तो यह सीधा सीधा आपकी मृदा को अम्लीय बना देंगे। क्या कर देंगे, यह जो है आपकी मृदा को डायरेक्टली अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका रिक्लामेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल, यानी कि अम्लीय मृदा को सुधारने के उपाय, अम्लीय मृदा को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो उसमें आपका पहला है अम्ल सहिष्णु फसलों को उगाना। मुख्य उद्देश्य हमारा मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, बिकॉज जब हमारी कोई मृदा अम्लीय होगी या कोई मृदा जब कैसी होती है, अफेक्टेड होती है, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है तो उससे हम पूर्ण रूप से प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। जब हम पूर्ण रूप से प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं तो जो है इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है उसका हम सुधार करते हैं, रिक्लामेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एसिडिक सॉइल, तो एसिडिक सॉइल का रिक्लामेशन करने के लिए नंबर 1 है आपका अम्ल सहिष्णु फसलों को उगाना, मतलब ऐसी फसलें उगाना जो कि टॉलरेंट होती हों एसिड से टॉलरेंट होती हों, ऐसी फसलों को उगाना। जिसमें आपका पहला है हाईली एसिड टॉलरेंट, इनको भी हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया। हाईली एसिड टॉलरेंट, ऐसी फसलें जो उच्च अम्ल सहिष्णु फसलें होती हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इनको आप याद रख लेना, इनको आप याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो है यहाँ से जो है आपका हाईली एसिड टॉलरेंट में आपका आता है राइस, टी, पर्ल मिलेट, यानी कि राइस यानी कि धान, टी मतलब चाय, और आपका पर्ल मिलेट मतलब बाजरा। तो ये आपका हाईली एसिड टॉलरेंट क्रॉप होती हैं। उसके बाद मीडियम एसिड टॉलरेंट क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें तो आपका लेंटिल यानी कि मसूर, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, और सोरगम मतलब ज्वार होता है। उसके बाद लो एसिड टॉलरेंट क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें तो अरहर, सोयाबीन और अरहर और सोयाबीन क्रॉप, ये जो है आपकी लो एसिड टॉलरेंट क्रॉप होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका वह है यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी अम्लीय मृदा को हम सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं, उससे क्या निकलता है, जैसे आपका स्टील मिल होती है, स्टील मिल है, उसके अलावा स्टील मिल से निकला हुआ जो भी आपका वेस्टेज होता है, उसके अलावा स्लज, स्टील मिल स्लज, उससे जो स्लज निकलता है, लाइम स्लज यानी कि चूने का स्लज, सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है वेस्टेज, उसका वेस्टेज, और पेपर मिल वेस्टेज, जो भी आपका पेपर बनाया जाता है उसका वेस्टेज। तो इनका प्रयोग करके हम जो है यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज का प्रयोग करके हम अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं। बेसिक उर्वरकों का प्रयोग यानी कि क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग हम किस प्रकार करके बेसिक उर्वरकों का यदि हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जितने भी आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर होंगे, जितने भी आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर होंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होते हैं वह आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं वह सभी के सभी आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इनका प्रयोग यदि हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे एसिड सॉइल में तो वहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी। तो वहाँ पर हमें डिक्रीज करने के लिए हमें नाइट्रेट फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर में आपका जैसे सोडियम नाइट्रेट है, बेसिक स्लैग, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपके बेसिक उर्वरक हैं। इनमें जो है आपका बेसिक स्लैग का फॉर्मूला होता है 2CaSiO3, यानी कि कैल्शियम सिलिकेट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका मृदा सुधारकों का प्रयोग। मृदा सुधारकों का प्रयोग यदि हम करें तो उसमें जैसे आपका लाइमिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए लाइमिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो लाइमिंग मटेरियल भी आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक आपका कैल्शियम लाइम स्टोन, यानी कि जिसे हम CaCO3 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? CaCO3 के नाम से जानते हैं। चूना पत्थर या जिसे हम संगमरमर या खड़िया पत्थर भी कह देते हैं। ये कैसा होता है? ये घिसा हुआ चूना पत्थर होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा दोनों से अधिक होती है। किन दोनों से अधिक होती है? इनमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट में CaO और आपका CaOH का होल ट्वाइस से दोनों से ज़्यादा इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, जिसमें कैल्शियम की मात्रा दोनों से अधिक होती है। दूसरा है आपका डोलोमाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाएगी। ऑप्शन में होगा आपका CaCO3, CaO, CaMgCO3 और आपका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इनमें से आपका सही जो ऑप्शन होगा वह होगा CaCO3। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaMgCO3। इसमें जो है मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3। क्या होता है? CaMgCO3 होता है। तो जो है इसको आप फार्मूला को याद रख लेना, बिकॉज फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में क्विक लाइम कह देते हैं। जो आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका फार्मूला होता है CaO। इसका फार्मूला होता है CaO। यह जला हुआ चूना है, या इसे हम बिना बुझा हुआ चूना कह देते हैं। CaCO3 को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड बचा रह जाता है। ऐसे हमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। बुझा हुआ चूना की यदि हम बात करें तो आपका हाइड्रेटेड लाइम भी इसे हम कह देते हैं। हाइड्रेटेड लाइम भी इसे हम कह देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। जले हुए चूना पत्थर यानी कि CaOH को पानी में बुझाकर जब हम CaO को जब हम पानी में बुझाते हैं तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका खड़िया चाक। क्या आता है आपका? अगला आता है खड़िया चाक। तो इसका प्रयोग करके भी हम जो है इस खड़िया चाक का प्रयोग करके भी हम अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हमने पहले तो अम्ल सहिष्णु फसलों को बोया। उनमें से हमने तीन कैटेगरी में विभक्त किया। उसके बाद यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। उसके बाद तीसरा किया बेसिक उर्वरकों का प्रयोग करें, हम मृदा सुधारकों का प्रयोग करें। और उसके अलावा मृदा सुधारकों में आपका लाइमिंग मटेरियल में पहला है आपका कैल्शियम लाइमस्टोन यानी कि CaCO3, दूसरा है आपका CaO और तीसरा है आपका CaOH का होल ट्वाइस और अगला है आपका खड़िया चाक। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे आपका जो आता है वह है एफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल। मतलब एफिशिएंसी ऑफ लाइमिंग मटेरियल यानी कि जो लाइमिंग मटेरियल होती है उसकी क्षमता या दक्षता के बारे में यदि हम बात करें तो चूना द्रव्यों की दक्षता भिन्न भिन्न होती है, जिस पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो इन पर किसका प्रभाव पड़ता है आइए जान लेते हैं। जैसे नंबर एक, चूना द्रव्यों का उदासीनीकरण मान यानी कि CaCO3 का तुल्यांकी भार। दूसरा है चूना द्रव्यों की शुद्धता और तीसरा है चूना द्रव्यों की महीनता। तीनों पर जो है तीनों पर जो है ये अफेक्ट करता है। तो जैसे आपका उदासीनीकरण मान होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वह 100 होता है। देखिए CCE कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हम कैसे जानते हैं? किसी चूना द्रव का मूल्यांकन उसके एक इकाई भार द्वारा किया जाता है। इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट को मानक माना जाता है, जिसका उदासीनीकरण मान 100 होता है। और आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट का उदासीनीकरण मान या फिर न्यूट्रलाइज वैल्यू क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जो आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं उनको आप याद कर लेना। जैसे आपके ये लिखे हैं चूना द्रव्य और ये लिखे हैं सभी के उदासीनीकरण मान। ठीक है, तो जैसे चूना द्रव्य का जैसे आपका CaO है, इसका उदासीनीकरण मान 179 होता है। ठीक है, 179। CaOH का उदासीनीकरण मान 136 होता है। डोलोमाइट का 109 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। MgCO3 का 119 होता है और कैल्शियम सिलिकेट यानी कि बेसिक स्लैग का 86 होता है। तो इन चीज़ों को आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका
ऊसर मृदाएं। अम्लीय मृदा आपकी खत्म हो चुकी है, इतना ही आपका अम्लीय अम्लीय मृदा से पूछा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतनी चीज़ों को आप तैयार कर लेना। उसके बाद बात करते हैं ऊसर मृदाओं की। ऊसर मृदाओं के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसी मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है और OH जिनमें डोमिनेंट होता है। अभी अम्लीय मृदा में एचाइन डोमिनेंट था, लेकिन ऊसर मृदा में OHine डोमिनेंट होता है। क्या हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वह डोमिनेंट होता है। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा सोडियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। जबकि जबकि अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों या तत्वों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रख लेना, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये मृदाएं प्रायः शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि अम्लीय मृदाएं नम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? वह आपकी नम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ऊसर मृदाएं जो होती हैं, यानी कि बेसिक सॉइल जो होती हैं, वह कहाँ पर? शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में लगभग 70 लाख हेक्टेयर एरिया ऊसर पाया जाता है। भारत में लगभग 70 लाख हेक्टेयर एरिया ऊसर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70 लाख हेक्टेयर एरिया ऊसर पाया जाता है, जिसमें से 45 लाख हेक्टेयर एरिया सैलाइन यानी कि लवणीय है और 25 लाख हेक्टेयर एरिया जो कि आपका क्षारीय भूमि से प्रभावित है, क्षारीयता से प्रभावित है, यानी कि अल्कली सॉइल है। कितनी है? टोटल आपका जो है वह 70 लाख हेक्टेयर एरिया है, जिसमें से 45 लाख हेक्टेयर एरिया सैलाइन यानी कि लवणीय भूमि है और 25 लाख हेक्टेयर आपका अल्कली भूमि है। यूपी में पाया जाने वाला जो ऊसर है वह भूरा प्रकृति का है। कैसा है? भूरा प्रकृति का ऊसर पाया जाता है। कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर पाया जाता है? यूपी में भूरा प्रकार का ऊसर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? भूरा प्रकार का ऊसर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि यूपी में लगभग 9.58 लाख हेक्टेयर, यूपी में लगभग 9.58 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीय एवं क्षारीय है। ऊसर या जिसे हम अस्ट्रा शब्द कहाँ से लिया गया है? ऊसर जो है वह आपका अस्ट्रा शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्ट्राइल। क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ स्ट्राइल होता है। क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ स्टेराइल होता है, ठीक है। तो स्ट्राइल का मतलब बंजर, जिसे हम क्या देते हैं? क्या कह देते हैं? जिसे हम बंजर कह देते हैं। तो बंजर यानी कि जिसमें कुछ भी उगता नहीं है उसे हम बंजर कह देते हैं या स्ट्राइल कह देते हैं, ठीक है। इन मृदाओं को रेह भी कहा जाता है। इन मृदाओं को रेह भी कहा जाता है। तो इन मृदाओं को जब हम रेह कह देते हैं तो जैसे आपका पंजाब होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मृदाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में लवणीय मृदाओं को थर THUR के नाम से जाना जाता है और आपका क्षारीय मृदाओं को राकर, बारा या बारी के नाम से जाना जाता है। राकर, बारा या बारी के नाम से जाना जाता है पंजाब में क्षारीय मृदाओं को, और लवणीय मृदाओं को थुर के नाम से जाना जाता है THUR के नाम से, ठीक है। उसके बाद मुंबई में इसे चौपन के नाम से जाना जाता है। मुंबई में इसे चौपन के नाम से जाना जाता है। और आपका बेसिक सॉइल के बारे में हम थोड़ी सी और बात करें तो बेसिक सॉइल को हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया: सैलाइन सॉइल, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल अल्कलाइन सॉइल और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। जिसमें देखिए सैलाइन सॉइल को हम सोलन चाक भी कह देते हैं और वाइट एल्कली सॉइल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाइट एल्कली सॉइल या श्वेत क्षारीय मृदा भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्षारीय मृदा भी इन्हें कहा जाता है। तो जब हम इन्हें श्वेत क्षारीय मृदा कह देते हैं तो जैसे आपका गैडराइज होता है, क्या होता है? जैसे आपके एक वैज्ञानिक थे गैडराइज, गैडराइज ने ही सैलाइन यानी कि लवणीय मृदा को सोलन चाक नाम दिया था। क्या कहा था? गैडराइज ने सोलन चाक नाम दिया था। आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सोलनचाक नाम, क्षारीय मृदाओं का नाम सोलनचाक किसने दिया? तो गैडराइज ने दिया, ठीक है। यह आपका एक रसियन वर्ड होता है। क्या होता है? यह आपका एक रसियन वर्ड होता है जो कि आपका रसिया
यानी कि रसिया से लिया हुआ शब्द है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका एल्कली सॉइल। एल्कलाइन सॉइल को हम सोडिक या सोलोनर्ज सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सोडिक या सोलोनर्ज सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम ब्लैक अल्कली सॉइल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसे हम ब्लैक अल्कली सॉइल भी कह देते हैं। व्हाइट अल्कली सॉइल और ब्लैक अल्कली सॉइल दोनों को हिलगार्ड ने नाम दिया था। किसने दिया था? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिलगार्ड। उन्होंने व्हाइट अल्कली और ब्लैक अल्कली दोनों का प्रयोग पहली बार किया था, ठीक है। सैलाइन अल्कलाइन सॉइल के बारे में हम थोड़ी सी और बात करें तो सैलाइन अल्कलाइन सॉइल को ब्राउन अल्कली सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउन अल्कली सॉइल कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो जो है या इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखना, बिकॉज ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी जिप्सम में सबसे अधिक होती है सॉल्युबल साल्ट कहलाता है। यानी कि सॉल्युबल साल्ट किसे कहा जाता है? सॉल्युबल साल्ट की अधिकता होती है किसमें? क्षारीय मृदाओं में। किसमें होती है? क्षारीय मृदाओं में, बेसिक सॉइल में आपका जो है सॉल्युबल साल्ट की अधिकता होती है। अब बताइए सॉल्युबल साल्ट किसे कहा जाता है? तो जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी जिप्सम से अधिक होती है, जिप्सम से अधिक होती है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, सॉल्युबल साल्ट कहलाता है जिसमें जिप्सम से अधिक सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ जिप्सम, जिप्सम की सॉल्युबिलिटी 0.241 ग्राम, ये देखो लिखा हुआ है 0.241 ग्राम प्रति 100 ml। प्रति 100 ml जिप्सम की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है? 0.241 ग्राम, ठीक है। बात करते हैं सैलाइन सॉइल के बारे में। किसके बारे में? सैलाइन सॉइल के बारे में। तो सैलाइन सॉइल जो होती है वह, उसमें आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के क्लोराइड्स और सल्फेट आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोराइड्स और सल्फेट आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोराइड्स और सल्फेट आयन पाए जाते हैं। किसमें? सैलाइन सॉइल में इनकी अधिकता होती है। तो जैसे आपका इससे क्या क्या बनेगा? इनके तीनों के क्लोराइड्स बन जाएंगे और इन्हीं तीनों के आपके सल्फेट बन जाएंगे। जैसे जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और आपका सोडियम सल्फेट आदि लवण बनते हैं। इसी प्रकार से जो है आपके लवण बनते हैं। तो कोई खास ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है नहीं। जब दोनों के क्लोराइड और सल्फेट आयन पाए जाएंगे तो इनमें अधिकता होती है सोडियम, मैग्नीशियम और जो है आपकी कैल्शियम की। तो इन्हीं के जो है क्लोराइड्स और सल्फेट आयन बन जाते हैं। एल्कलाइन सॉइल के बारे में यदि हम बात करें तो एल्कलाइन सॉइल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तथा बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट हो गए, उसी प्रकार बाइकार्बोनेट में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो है आपके सभी अल्कलाइन सॉइल में पाए जाने वाले जिनकी तत्वों की अधिकता पाई जाती है, आयंस जो पाए जाते हैं, उनकी बात हो गई। अब देखिए कुछ चीज़ें जैसे एक टेबल के द्वारा हमने आपको बताने का प्रयास किया, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। जैसे यहाँ से इस टेबल से लगभग आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, गारंटी के साथ इस टेबल से आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रख लेना। सैलाइन सॉइल मतलब लवणीय भूमि। लवणीय भूमि में जो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी, ये जो आपका लिखा हुआ है ईसी, ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सैलाइन सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और यहाँ पर देखिए ईएसपी लिखा हुआ है। ईएसपी का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, यानी कि विनिमयशील सोडियम परसेंटेज, यानी कि विनिमयशील सोडियम प्रतिशत, ठीक है। SAR का मतलब होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इनके बारे में हम लोग एक नंबर से बात कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसी साइमन से अधिक होती है। 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। और इसके अलावा ईएसपी की यदि हम बात करें तो सैलाइन सॉइल की ईएसपी 15 से कम होती है, सार वैल्यू 13 से कम होती है और पीएच मान 8 से 8.5 से कम होता है, 8.5 से कम होता है। एल्कलाइन सॉइल की यदि हम बात करें तो एल्कलाइन सॉइल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम होती है, जबकि ईएसपी यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से अधिक होता है, सार वैल्यू 13 से ज़्यादा होती है और पीएच जो है वह आपका एल्कलाइन सॉइल का
8.5 से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं सैलाइन अल्कलाइन सॉइल के बारे में। तो ऐसी क्षारीय मृदा जिसमें लवण की कुछ मात्रा होती है। तो जब लवण की मात्रा होगी तो इसमें जो है आपके सभी बढ़ जाते हैं। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वह आपकी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। ईएसपी 15 से अधिक होती है। सार वैल्यू 13 से अधिक होती है। और जो है आपका पीएच जो होता है वह 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए अब सार वैल्यू का कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो ये जो है आपका सार वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप याद रख लेना। सार वैल्यू का फॉर्मूला होता है सोडियम आयन अपॉन अंडर रूट कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन बटे 2। तो इस प्रकार से ये जो फार्मूला होता है इसे थोड़ा सा आप याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे बनने के कारण के, यानी कि जो आपकी ऊसर मृदाएं होती हैं उनके बनने के क्या कारण होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपका बनने के कारण में पहला आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल यदि क्षारीय होगा तो आपकी जो मृदाएं होंगी वह भी क्षारीय ऊसर ही होंगी। जैसे आपका बेसाल्ट हो गया और आपका गबरो हो गया। ठीक है, तो उसके अलावा एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, इरिगेशन फ्रॉम सैलाइन वाटर, यदि हम सैलाइन वाटर से यदि हम इरिगेशन करते हैं तो आपकी मृदा कैसी हो जाएगी, लवड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार इम्प्रॉपर ड्रेनेज, यानी कि जब हम ड्रेनेज अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। उसके अलावा हाई वाटर टेबल, हार्ड पेन ऑफ सॉयल प्रोफाइल, जब सॉयल प्रोफाइल में यानी कि मृदा की सतह में जब अधो सतह में जब कठोर परत पाई जाती है तो जो है मृदा बनने ऐसी कैसी प्रॉब्लमेटिक सॉइल बनने की जो है बनने के कारण हो सकते हैं। उसके अलावा यूज़ ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर इन लॉन्ग टाइम, जब हम लंबे समय से बेसिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्री जल का प्रयोग भी, समुद्री जल का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसका भी कारण हो सकता है कि मृदा हमारी कैसी हो जाएगी, मृदा हमारी क्षारीय हो जाएगी या लवड़ी हो जाएगी। रिक्लामेशन ऑफ ऊसर सॉइल, रिक्लामेशन ऑफ ऊसर सॉइल के बारे में यदि हम बात करें तो इसका देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने बताया हुआ है। इसको हम 5 प्रकार से सुधार सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है आपका मैकेनिकल या फिजिकल मेथड। मैकेनिकल या फिजिकल मेथड में पहला है आपका ट्रेंचिंग मेथड, दूसरा है आपका फ्लशिंग, तीसरा है ब्रेकिंग या ऑफ हार्ड लेयर, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड लेयर, चौथा है प्रॉपर ड्रेनेज, पाँचवा है आपका प्रॉपर ड्रेनेज, और अगला है लीचिंग, और अगला उसके अलावा है आपका स्क्रैपिंग। इसके बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी लेनी हो तो हमने पिछले वीडियोस में इसकी संपूर्ण जानकारी डिस्क्राइब अच्छी तरीके से किया है। यहाँ पर हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेंचिंग खाई खोद देते हैं, फ्लशिंग मतलब बहा देते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड लेयर को तोड़ देते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज कर देते हैं, लीचिंग जो भी आपके साल्ट होते हैं, लवण होते हैं वह नीचे चले जाते हैं, और स्क्रैपिंग मतलब खुरच देते हैं अपनी मृदा को, तो इससे मृदा हमारी सुधर जाती है। उसके बाद अगला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बाई जिप्सम, बाई पायराइट और बाई सल्फर के द्वारा हम केमिकल मेथड का प्रयोग करके मृदा को हम सुधार सकते हैं। जो कि आपका जिप्सम फैक्टर दिया था सुनवर ने, किसने दिया था, जिप्सम फैक्टर आपका सुनवर ने दिया था। और जिप्सम फैक्टर होता क्या है, 1.25 टाइम, 1.25 टाइम जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो यही जो है आपका जिप्सम फैक्टर होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड के बारे में यदि हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी NBRI लखनऊ से इस विधि को बनाया गया था। इस विधि की खोज जो है लखनऊ से की गई थी, NBRI से। उसके अलावा यूज़ ऑफ आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी कि सत्यानाशी का प्रयोग भी किया जा सकता है, और यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करके भी हम क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा को सुधार सकते हैं। उसके बाद अगला है एग्रोनॉमिस्ट या सॉइल मैनेजमेंट मेथड। तो इसमें हम यूज़ ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, स्पेशल टिलेज ऑफ प्लाविंग कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, और ग्रोइंग ऑफ साल्ट रेसिस्टेंस क्रॉप को भी हम अपना सकते हैं। अदर मेथड्स में आपका यूज़ ऑफ छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे दिया था डॉक्टर नील रतन धर ने दिया था। और उसके अलावा यूज़ ऑफ सीरा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आपका डायरेक्ट जो है आपका यूज़ ऑफ नेहरू इलेक्ट्रोकल्चर मेथड, जो कि आपका डॉक्टर नेहरू ने दिया था। किसने दिया था, डॉक्टर नेहरू ने दिया था। इसके अलावा कुछ बातें और रह गई हैं, उनको भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि जो आपका जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O।
ठीक है। तो जिसमें आपका कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है जिप्सम में, तो 23.2% होती है और आपका सल्फर जो है वह 18.6% पाया जाता है। यह आपके पिछले पेपर में पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो इसको याद रख लेना। तथा 20.9% या फिर हम कह सकते हैं 21% इसमें जल भी पाया जाता है। ठीक है। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 50 से 70% तक होती है। कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 50 से 70% तक होती है। प्राकृतिक भंडार की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में पाया जाता है जिप्सम। गुजरात की यदि हम बात करें तो जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़, भावनगर और आपका जामनगर जिले में तथा कच्छ में, जूनागढ़ और कच्छ जिले में पाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला और आपका त्रिचुनापल्ली का उत्तरांचल और टिहरी एवं गढ़वाल जिला, त्रिचुनापल्ली उत्तरांचल का, टिहरी एवं गढ़वाल और जम्मू एंड कश्मीर का बारामूला जिले में जिप्सम के प्राकृतिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये जो है कार्बोनेट होता है, सोडियम आयन को यह जो है रिप्लेस कर देता है। यहाँ से जो है, यहाँ से क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, सोडियम सल्फेट को नीचे लीच कर जाता है और जल बनता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी मृदा सुधर जाती है। तो ये तो हो गया आपका जिप्सम की पूरी बात, जिप्सम की, ये तो होगी आपकी जिप्सम की पूरी बात। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग पायराइट के बारे में। तो देखिए पायराइट क्या होता है। पायराइट का फॉर्मूला होता है, आयरन पायराइट का प्रयोग भी हम क्षारीय मृदा उतारने के लिए करते हैं। पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। क्या होता है? FeS2 होता है। गंधक युक्त खनिज है, यह जो है गंधक युक्त खनिज है, यानी कि इसमें जो है क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। उसके अलावा इसमें सल्फर आयरन जो है वह कितना होता है, आयरन जो है इसमें 20 से 22% होता है और सल्फर जो है 22 से 24% तक होता है। ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक भंडार बिहार का रोहतास जिला, बिहार के रोहतास जिला में प्राकृतिक भंडार इसका पाया जाता है। मृदा की वायु तथा नमी से क्रिया करके सोडियम सल्फेट को बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को बचा लेता है, जिससे जो है आपकी मृदा सुधर जाती है। पीएच यदि 9 पीएच मान है तो आपका इसका प्रयोग 5 टन करना है और यदि 9 से ज़्यादा पीएच मान है तो इसका प्रयोग 8 से 10 टन करना है। यदि आपकी मृदा का पीएच मान 9 तक है तब तो आपको 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आयरन पायराइट का प्रयोग करना है और यदि इसका पीएच मान, मृदा का पीएच मान 9 से ज़्यादा है तो फिर आपको लगभग 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आयरन पायराइट का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद बाई सल्फर की यदि हम बात करें तो बाई सल्फर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका सुधार कर सकते हैं। जैसे यह भी मृदा नमी तथा वायु से क्रिया करके पहले H2SO4 बाद में Na2SO4 एंड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल 12 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 11.5 लाख या फिर हम मोटा मोटा 12 लाख कह सकते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं लवणीय मृदा के बारे में। लवणीय मृदा के बारे में यदि हम बात करें तो जो लवणीय मृदा होती है उसे हम इंग्लिश में सैलाइन सॉइल कह देते हैं, जिसे हम सफ़ेद ऊसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम सफ़ेद ऊसर के नाम से भी जानते हैं। लवणीय मृदा में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम के क्लोराइड्स व सल्फेट आयन की अधिकता होती है। ठीक है। और इसके अलावा आपका कार्बोनेट आयन अनुपस्थित रहता है। इसमें जो है कार्बोनेट आयन अनुपस्थित रहता है। ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बता दिया था। ESP और पीएच ये भी हमने आपको बता दिया था। 55 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर लवणीय मृदा पाई जाती है। अनुकूल दशाएं यदि हम बात करें तो अधिक लवण सांद्रता युक्त ऊंचे जल स्तर का होना और उच्च ताप और निम्न वर्षा, ये जो है इसके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्षारीय मृदा की यदि हम बात करें तो वे मृदाएं जिनमें अविलेय लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कार्बोनेट तथा कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, अर्थात कार्बोनेट की प्रधानता होती है, इन्हें काला ऊसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें काला ऊसर भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने बात कर ही ली थी पहले। सैलाइन सॉइल, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल के बारे में यदि हम बात करें तो जिन मृदाओं में विलेय तथा अविलेय लवण दोनों की अधिकता, दोनों पाए जाते हैं उसे ऊसर भूरा ऊसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा ऊसर कहा जाता है। सोडिक सॉइल के बारे में यदि हम बात करें तो सोडिक सॉइल जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 मिलीमोल से कम और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिलीमोल से कम होती है, ESP 15 से अधिक होती है, पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, लेकिन जनरली 8.5 से 10 तक होता है।
लो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है। रिक्लेमेशन के लिए हम जिप्सम या फिर FeS2 का प्रयोग कर सकते हैं। एसिडिक सॉइल के बारे में कुछ हम और बात कर लें तो बनने के कारण में आपका pH मान जब 5 से कम होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एसिडिक सॉइल कह देते हैं। किसके अनुसार? 1970 अमेरिकी किसके अनुसार? उसके अलावा अमेरिकी विभाग के अनुसार, ठीक है। उसके अलावा बनने के कारण की यदि हम बात करें तो आर्द्र जलवायु यानी कि एरिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, नेचर ऑफ पेरेंट मटेरियल, यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर इन लॉन्ग टाइम, क्षार तत्वों का क्षीण होना, अम्लीय वर्षा का होना। इसी प्रकार से ये जो है आपका एसिडिक सॉइल। अम्लीय मृदाओं के निर्माण में सम्मिलित जैसे क्रियाएं होती हैं लैटेराइजेशन, पॉडजोलाइजेशन, लीचिंग और आपका मार्सी लैंड, ठीक है, मार्सी लैंड। ये जो है आपकी सभी अम्लीय मृदा को बनाने में सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वर्टिसॉल को छोड़कर सभी ऑर्डर में एसिडिक सॉइल पाई जाती है। किसमें? वर्टिसॉल को छोड़कर सभी ऑर्डर में एसिडिक सॉइल पाई जाती है। उसके बाद अगली हम बात कर लेते हैं सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप के बारे में। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें तो हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप में आपकी राइस, शुगर कैन और ओट्स आती है। मीडियम सॉल्ट टॉलरेंट के बारे में यदि हम बात करें तो कॉटन है, कॉटन है, सोरगम है, मेज है, मस्टर्ड है और आपका व्हीट आता है, ठीक है। उसके बाद लो सॉल्ट टॉलरेंट के बारे में यदि हम बात करें तो आपका पल्स, सीसम, रेडिस और आपका बीन्स आते हैं। जितनी भी आपकी फलियां होती हैं, बीन्स होते हैं, वह सभी लो सॉल्ट टॉलरेंट में आते हैं। अल्कली टॉलरेंट क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे हमें अल्कली सॉइल में कोई भी आपकी क्रॉप को ग्रो करना है तो हम उनमें इन क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपका पैडी हो गया, कॉटन, मस्टर्ड, बार्ले, ओट, बीट, ठीक है। उसके अलावा बरसीम, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल और उसके अलावा डेट यानी कि खजूर, बेर, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड सिट्रस। पैडी की जो आपकी जया वैरायटी होती है वह जो है अल्कली टॉलरेंट होती है। जैसे जया है, पद्मा है, IR8 है, पूसा 2 और 21, ये आपकी अल्कली टॉलरेंट वैरायटी होती हैं। व्हीट की सोनालिका और कल्याण सोना और मस्टर्ड की कानपुर तोरई और इसके अलावा इसके अलावा बार्ले की RS6 और NP13, पी की T163, ज्वार की CSH1 और आपका बाजरा की आपकी साइन 1 और साइन 3। ये जो है आपकी एल्कली टॉलरेंट क्रॉप होती हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल सैलिनिटी टॉलरेंस के बारे में यदि हम बात करें तो सैलाइन सेंसिटिव क्रॉप कौन सी होती हैं? जिनका pH मान जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होती है, उनमें जो है आपके बीन्स, रेडिस, पियर, कैरेट, एप्पल, ऑरेंज, आलमंड और आपके सिट्रस आते हैं। इसके अलावा लेस सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती हैं? जिसमें जो है EC 4 से 10 डेसीसाइमन होती है, जिसमें आपका व्हीट, ओट, राइस, मेज, लिनसीड, सनफ्लावर, सोयाबीन, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, चिल्ली, ऑनियन, कोकुम्बर, बोटल गार्ड, ग्रेप, मैंगो, अरहर और सुडान ग्रास आती है। उसके अलावा हाईली सैलिनिटी टॉलरेंट जिनमें 10 डेसीसाइमन से भी अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसमें आपका बार्ले है, मस्टर्ड है, कॉटन, बीट, पालक और आपका डेट पाम होता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एल्कलिनिटी टॉलरेंट। तो सेंसिटिव क्रॉप जैसे आपकी ESP जिसकी 15 से कम होती है उसमें आपको हम ग्रो कर सकते हैं बीन, मेज, कैरेट, ऑरेंज और पीच, ठीक है। उसके बाद लो टॉलरेंट जैसे आपका कैरेट, सलाद और ओट, ऑनियन, रेडिस, राई, ज्वार, पालक, व्हीट, पी और इसके अलावा टॉलरेंट क्रॉप्स में ESP 40% से अधिक है तो ओट, बीट और कॉटन। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल pH के बारे में यदि हम बात करें तो pH जैसे आपका लो pH है, ठीक है, तो अवेलेबल न्यूट्रिएंट उसमें एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट होते हैं। रिमार्क जैसे आप समझ लीजिए कि ऑल ट्रेस एलिमेंट एक्सेप्ट किसको छोड़कर बोरॉन और
मॉलिब्डेनम को छोड़कर आपके सभी जितने भी आपके व्रत पोषक तत्व होते हैं यानी कि ट्रेस एलिमेंट होते हैं वो सभी आपके लो पीएच पर पाए जाते हैं। हाई पीएच पर आपके ऑल मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि फास्फोरस को छोड़कर, जैसे आपका मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस को छोड़कर सभी आपके हाई पीएच पर पाए जाते हैं। उसके अलावा फास्फोरस और बोरॉन न्यूट्रल पीएच पर पाए जाते हैं, जैसे आपका बोरॉन इज अवेलेबल एट पीएच इस पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे 5 से 7 पीएच मान पर पाया जाता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट की यदि हम बात करें तो एल्यूमिनियम कंसंट्रेट मोर हो जाता है तो वहाँ पर प्लांट पर टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ लाइम इन द सॉइल फॉर क्रॉप, तो हाई लाइम रिक्वायरमेंट बार्ले, बीन्स, कॉटन, पी, सोयाबीन, शुगर बीट, सनफ्लावर। मीडियम लाइम रिक्वायरमेंट के लिए ओट, पोटैटो। मीडियम लाइम रिक्वायरमेंट के लिए मेज, सोरगम, टोबैको, व्हीट। ठीक है, उसके अलावा लो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए है ओट, पोटैटो, राइस और राई। उसके अलावा वेरी लो के लिए पाइनएप्पल आता है। और ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर टी एंड राइस के लिए 4 से 6 पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। बात कर लेते हैं जलाक्रांत मृदाओं के बारे में। ऐसी मृदा वाटर लॉक्ड सॉइल कहलाती हैं। वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में तो जलाक्रांत मृदाएं क्या होती, जैसे नंबर 1 वर्षा का वितरण बनने के कारण में क्या होता है, जैसे आपका वर्षा का वितरण, पहले यहाँ से देख लेते हैं एक सेकेंड, ये जो है थोड़ा जलाक्रांत मृदाएं। जलाक्रांत मृदाएं मृदा की वह दशा जिसमें उच्च जल स्तर, हाई वाटर टेबल या पृष्ठ अपलावन, सरफेस फ्लडिंग के कारण पादप जड़ों के रंध्रावकाश अधिक समय तक जल से भरे रहें, या मृदा संरचना खराब होने से सामान्य वायु संचार में व्यवधान उत्पन्न हो, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऐसी दशा को जलाक्रांत या मृदा की इस अवस्था को जलाक्रांत मृदा कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियोज़ में संपूर्ण जानकारी दे दी है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो है आपका उसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से जलाक्रांत मृदाओं के बारे में समझाया हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है और ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, वाटर लॉक्ड सॉइल कहलाती हैं। जलाक्रांत मृदा के प्रकार, जैसे आपका नदी तट बाढ़ जलाक्रांत होती है, महासागरीय बाढ़ जलाक्रांत होती हैं, मौसमी जलाक्रांत होती हैं, चिरस्थायी जलाक्रांत होती हैं और अवमृदा जलाक्रांत होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1974 के अनुसार देश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांत समस्या से ग्रसित है। कितनी? 60 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांत समस्या से ग्रसित है, जिसमें से 34 लाख हेक्टेयर सरफेस फ्लडिंग वाली है और 26 लाख हेक्टेयर हाई वाटर टेबल वाली होती है। यूपी में 8.10 लाख हेक्टेयर वाटर लॉक्ड सॉइल है। यूपी के कुल एरिया का 13.53% है। यूपी के कुल एरिया का 13.53% क्या है? वाटर लॉक्ड सॉइल है। जलाक्रांत मृदा बनने के कारण के बारे में यदि हम बात करें तो वर्षा का वितरण, प्राकृतिक जल निकास में अवरोध, पानी रिसाव में बाधा, नहरों में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि, विनिमयशील सोडियम की मात्रा का अधिक और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ये जो है आपके सभी बनने के कारण होते हैं। जलमग्न मृदाओं के गुण के बारे में यदि हम बात करें तो भौतिक गुण में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा का ह्रास हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संचयन हो जाता है, संघनन हो जाता है, कॉम्पैक्शन हो जाता है, स्थूल घनत्व बढ़ जाता है और उसके अलावा पडलिंग, गैसों का विनिमय एवं जल का संचयन यानी कि जल का मूवमेंट होने लगता है। रासायनिक गुण की यदि हम बात करें तो विभिन्न पोषक तत्वों का रूपांतरण, मृदा अपचयन, वैद्युत रासायनिक, मृदा पीएच, विशिष्ट चालकता, रेडॉक्स विभव, EH ETC। जैविक गुण में आपका कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन, खनिजन एवं तत्व स्थिरीकरण आदि प्रभावित करते हैं। जलमग्न मृदाओं का प्रबंध करते हैं तो कैसे करते हैं? सस्य विज्ञान संबंधी विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे नंबर 1 फसल का चुनाव। फसल का चुनाव में आपका आता है प्रायः दलहनी फसलें और फलदार पेड़ अधिक हानिकारक होते हैं। इसके अलावा क्योंकि इनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं, उथली जड़ वालों फसलों को इतना नुकसान नहीं होता है। किस्मों का चुनाव में मक्का की गंगा 2 और जूट की JRC 212 और JRO 632, ज्वार की T85 और बाजरा की T55, धान मधुकर चकिया 59, जगन्नाथ पंकज था जलमग्न। ये जो है आपकी सभी धान की संकर किस्में, धान की ऐसी किस्में हैं जिन्हें हम वाटर लॉक्ड कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद बुआई और
रोपाई का समय, तो पौध अवस्था और फूल निकलते समय ज़्यादा पानी भर जाने से फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है। बुआई की विधि और बीज दर के बारे में यदि हम बात करें तो बुआई इस प्रकार होनी चाहिए कि जड़ों के आसपास मृदा में वायु संचार भली प्रकार हो सके। इससे जड़ों को पोषण और पानी सोखने में सहायता मिलती है। मेड़ बनाकर भी कर सकते हैं। बीज दर भी सामान्य से अधिक रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा ये वाटर लॉग्ड सॉइल होता है। अगला आता है आपका सॉइल इरोजन। बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन के बारे में हमने आपको बताया था कि भूमि की ऊपरी सतह पर कृषि योग्य मिट्टी की 15 से 25 सेंटीमीटर परत को हम क्या कह देते हैं, मृदा कह देते हैं। सबसे पहले मृदा कह देते हैं जिसे हम सॉइल, जिस पर हम कृषि करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होता है। बस यही आपका सॉइल इरोजन होता है। इस चीज़ को समझ गए आप, पूरी बात समझ जाएंगे। नहीं समझे तो प्लीज़ वीडियो को देख लें एक बार, समझ जाएंगे। अब हम उसका बखान दोबारा से नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन क्लास है तो सिर्फ रिवीजन करेंगे। भारत में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि कटाव से ग्रसित है। इसमें से 111.26 मिलियन हेक्टेयर बाई वाटर के द्वारा इरोजन होता है और विंड के द्वारा 38.74 मिलियन हेक्टेयर होता 38.74 मिलियन हेक्टेयर में विंड के द्वारा होता है। उपरोक्त क्षेत्रफल में से लगभग 85 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है। बाकी आपका ऐसा ही छोड़ दिया जाता है जिस पर खेती नहीं की जाती, यानी कि नॉन कल्टिवेटेड एरिया है बाकी का बचा हुआ। ठीक है, उसके बाद मृदा अपरदन के कारण में पहला आता है मृदा के ऊपर वनस्पतियों का अभाव, जंगल की कटाई, खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना, स्थानांतरित खेती या झूम खेती, अनुचित कृषि पद्धति या मृदा का उचित प्रबंध न होना और फसल अवशेषों को जलाना। तो ये जो है आपके सॉइल इरोजन का कुछ कारण हैं। और इसके अलावा मृदा अपरदन के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो यह जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहले देखिए प्राकृतिक अपरदन। प्राकृतिक अपरदन इसमें कोई समस्या नहीं होती है। इससे सामान्य अपरदन या भूगर्भीय अपरदन भी कहा जाता है। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं, जैसे लीचिंग एरोजन होता है और सरफेस एरोजन होता है। ठीक है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, यह कई प्रकार का होता है जिसमें चट्टान, पत्थर व मृदा आदि धीमी या तीव्र गति से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से टूटती है। चट्टानों का अपक्षय व पानी इसमें वृद्धि करता है। ऑक्सीकरण के बारे में यदि हम बात करें तो ऑक्सीडेशन इरोजन। उसके अलावा आपका दूसरा है त्वरित अपरदन, एक्सीलरेटेड इरोजन। इस अपरदन के द्वारा लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का 50% भाग नष्ट हो चुका है। एक अनुमान के अनुसार 25 से 30 मिलीमीटर मृदा बनने में 300 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? 300 वर्ष लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं जल अपरदन के बारे में। तो जल अपरदन आपका यानी कि वाटर इरोजन में आपका पहला आता है उच्छल अपरदन यानी कि स्प्लैश इरोजन। दूसरा आता है आपका परत, जिसे हम सीट इरोजन के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका रिल अपरदन यानी कि रिल इरोजन। अब नालिका गली इरोजन, उसके बाद स्ट्रीम बैंक इरोजन और उसके बाद स्लिप इरोजन। तो जल अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक में E बराबर FCLVTSH। इस समीकरण को आप याद रख लेना, जहां पर E बराबर इरोजन होता है, F बराबर फंक्शंस होते हैं, CL बराबर क्लाइमेट होता है, V बराबर वेजिटेशन होता है, T बराबर टोपोग्राफी और S बराबर सॉइल होता है, H बराबर ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो है आपको सभी याद रखने हैं। पहला आपका जलवायु है। जलवायु में आपका वर्षा, ताप, वायु ये सभी आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका इंटेंसिटी, अमाउंट, ड्यूरेशन ये सभी आपके आते हैं। यदि वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लें, आपको सभी क्लियर हो जाएगा। स्थलाकृति, टोपोग्राफी, ढाल होने से जल की गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, वनस्पति होगी तो जल अपरदन यानी कि मृदा अपरदन कम होगा। उसके अलावा सॉइल फैक्टर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है, इरेडिबिलिटी पर निर्भर करता है और मृदा की समस्या ग्रस्तता पर निर्भर करता है। मृदा दानेदार होने पर और इसके अलावा पोर स्पेस ज़्यादा होंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा। मानवीय कारक में आपका जुताई का ढंग, फसल उगाने का ढंग और आपका फसल चक्र का प्रभाव और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। जल अपरदन द्वारा मृदा हानि का आकलन समीकरण, जिसे विस्मायर एवं स्मिथ 1978 ने विकसित किया था, A बराबर RKL SCP। यह जो है समीकरण उन्होंने ही दिया था। किसने दिया था? विस्मायर ने दिया था। इसको आप याद रख लेना। ठीक है, ये जो है आपका पूरा का पूरा सॉइल साइंस यानी कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। टोटल अभी आपके 47 मिनट हुए हैं। 47 मिनट में आपका पूरा का पूरा सॉइल साइंस का, प्रॉब्लमेटिक सॉइल का एक बार रिवीजन होकर के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बचा हुआ है आपका वायु इरोजन यानी कि विंड इरोजन। उसका जो है हम आपका फोटो के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर 1 या 2 पेज होंगे, उसका भी हम आपको
नोट्स दे देंगे, ठीक है, परेशान ना हो। और इसका भी हम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दे देंगे। तो प्लीज़ यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के हमारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लमेटिक सॉइल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पिछले वीडियोस यदि आपने सॉइल साइंस के नहीं देखे हैं तो हम वह वीडियो की जो लिंक है आपको इसी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, तो उनको देख सकते हैं आप। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आई होप कि आपका पेपर कल अच्छा हो। आप सभी को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।